गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेज। हम बात कर रहे थे बोस एटॉमिक मॉडल की, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल। देखिए, एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ जो आपका एप्लीकेशन है वो है रेडियस ऑफ सेल। रेडियस ऑफ सेल, रेडियस ऑफ सेल का मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्विंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, उस रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की या वो जो सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी, उस रेडियस की कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे, हम आज उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम बात करें तो ये आपका न्यूक्लियस है किसी भी एटम में, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मैंने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, किसी भी सेल में रिवॉल्विंग कर रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? आपका अट्रैक्शन फोर्स। कोई जो अट्रैक्शन फोर्स है इसे हम बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ये चेंज हो जाता है। इसमें चेंज होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स में। अभी केंद्रीय बल में सेंट्रीपिटल फोर्स में ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अपन कहें कि जो हमारी अर्थ होती है वो सन के अराउंड क्या हो रही है? रिवॉल्व हो रही है। क्या वहाँ पे कोई रस्सी थोड़ी बंधी है तो वो रिवॉल्व हो? क्योंकि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये आपका सन है, ठीक है ना, ये आपकी अर्थ है। इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, और ये अट्रैक्शन फोर्स इसको क्या करने का काम करता है? रिवॉल्विंग कराने का क्या करता है? काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ये आपका कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट किस में होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स में ये कन्वर्ट होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है तो मैं आपको वो बताऊं एक बार। देखिए, जब हम किसी पत्थर को, किसी स्टोन को रस्सी में बांधते हैं और रस्सी में बांध के उसके चारों तरफ घुमाते हैं इस प्रकार से, तो हमारी जो फिंगर होती है, अंगुली होती है, उस पर क्या होता है? बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। जैसे ही आपने उस रस्सी को छोड़ा, वो रस्सी क्या होगी? वो पत्थर क्या होगा? बाहर जाके गिरेगा। गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और जब तक हमने उस रस्सी को पकड़ा हुआ है तो फोर्स हमारी अंदर की ओर भी लग रहा है पत्थर पे। तो यहाँ पे दो बातें होगी आपकी। दो बातें क्या होगी? एक फोर्स बाहर लग रहा है और एक फोर्स कहाँ पे लग रहा है? अंदर। जैसे ये सेंटर है, आप ये कोई सबस्टेंस है, इसको रिवॉल्व कर रहे हो, ये इनके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है। तो इस रस्सी पे एक मतलब जो ये है, ये आपका मेन सबस्टेंस है। इस मेन सबस्टेंस पे एक अट्रैक्शन फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, और एक क्या होगा? अंदर की तरफ लगेगा। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, बाहर लगने वाला और अंदर लगने वाला दोनों क्या होते हैं? इक्वल। बट इनकी डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट। डायरेक्शन क्या है इनकी? डिफरेंट। मैं क्या कह रहा हूं वो सुनिए आप। कि अट्रैक्शन फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच में लगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब एक बात बताइए, यहाँ न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन।
प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इक्वल होता है नहीं होता है, दोनों का चार्ज इक्वल, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, जेड के इक्वल, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है जेड, उसके इक्वल होते हैं नहीं होते बताओ। तो मैंने कहा कि ये किसके इक्वल होगा, जेड ई के, इसके इक्वल होगा ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है ई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने अज्यूम किया कितनी है आर, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा के जेड स्क्वायर ये आप फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ोगे, दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है आपका, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ये आपका कन्वर्ट होता है किस में, सेंट्रीपिटल फोर्स में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या आपका, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए आप, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो गया। बताइए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर बचा एक आर, तो के जेड स्क्वायर अपॉन आर इक्वल क्या हुआ आपका एम वी स्क्वायर। इसको मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1, क्या माना इसको मैंने, इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 माना, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, होल के मॉडल में पढ़ा हमने, एम वी आर इक्वल क्या होता है, एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, होता है नहीं होता है। तो देखिए वी नो एम वी आर इक्वल क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से v इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से एन एच अपॉन 2 पाई, और m इंटू आर नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो v इक्वल क्या हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। यहाँ पे v स्क्वायर है इसलिए आप इसका v स्क्वायर कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से v स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इस v की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या करें, v स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, के जेड स्क्वायर अपॉन आर इक्वल, ऐसे कैसे है, एम इंटू वी स्क्वायर की जगह ये रखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए
एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक एम बचेगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या बचा एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक एम बचेगा और एक क्या बचेगा आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए देखिए एक बार, के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, तो देखिए क्या बचा आपका के जेड स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आर की, यहां से आर इक्वल क्या हो गया, यहां से एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम। अब ये फॉर्मूला आ गया, अब इतना बड़ा फॉर्मूला हम यूज कर नहीं सकते, अब इसमें जो भी कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ कर लीजिए और जो वेरिएबल है उन्हें अलग कर लीजिए। तो देखिए एच, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे एच स्क्वायर को अलग किया। देखिए के आपका कांस्टेंट होता है, के क्या होता है आपका कांस्टेंट, तो मैंने के को भी अलग किया। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट होता है के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ये आपके हो गए कांस्टेंट, क्या हो गए ये आपके कांस्टेंट को मैंने एक साथ रखा, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है आपका एन स्क्वायर अपॉन जेड, क्या है आपका एन स्क्वायर अपॉन जेड। देखिए एच की वैल्यू क्या होती है, यही होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। पाई की वैल्यू हो गई वही आपकी 3.14, एम की वैल्यू हो गई 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, क्या हाँ 3.14 लिख लो या 22/7 लिख लो, बात वही है, 22/7 या 3.14 बात इक्वल है। अब देखिए आप इतनी बातें की आपने, इतनी बातें करने के बाद में क्या आ रहा है, जब आप इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे क्या करोगे पुट करोगे, तो आपका जो मेन फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा R इक्वल 0.529 इंटू 10⁻⁻10। जब आप इन सभी को सोल्व करोगे तो R की वैल्यू क्या आई 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बटे जेड, एन स्क्वायर बटे जेड। अब इसको आप ये आएगी किसमें मीटर में, किसमें आएगी मीटर में, क्योंकि जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर सेंटीमीटर पिकोमीटर फर्मीमीटर यही होती है। अब इस 10⁻⁻10 को मैं क्या लिख सकता हूँ एंगस्ट्रम, 10⁻⁻10 को मैं क्या लिख सकता हूँ एंगस्ट्रम। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो देखिए आप, R इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे आप किसी मतलब रेडियस का कैसा भी सवाल हो उन सभी क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो। हाँ ये आर की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है यहाँ पे सेल, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे के की बात हो, एल की हो, एम की हो, एन की हो, ओ की हो, तो यहाँ पे ये क्या है आपके एन क्या है सेल है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना।
जेड, जेड क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है भाई यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। अब ध्यान दो ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। जैसे एक तो सीधा फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला और हम बनाते हैं यहां से। इधर देखिए, आर इक्वल 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड है, तो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूं वो देखिए आप। आर इक्वल क्या है भाई? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड। भाई मैं कॉन्स्ट मतलब प्रपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो कांस्टेंट लगाता हूं मैं, तो मैं यदि कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? प्रपोर्शनल का साइन। तो बताइए ये जो 0.529 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है? भाई कांस्टेंट वैल्यू का मतलब फिक्स वैल्यू है, तो मैं इसको हटाया, मैंने क्या लिखा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बटे जेड। इसको मैं क्या लिख सकता हूं वो भी देखिए आप। इस वाले को मैं डिटेल में लिखूंगा R1 अपॉन R2, या मैं कहूं एक बार यहां पे इफ जेड इक्वल 1, जेड इक्वल क्या हो? 1। इधर देखिए एक बार, जेड इक्वल 1 हो, जेड इक्वल 1 का मतलब किसकी बात हो रही है? अरे जेड इक्वल 1 में किसकी बात होती है? हाइड्रोजन की बात होती है ना। तो जेड की जगह यदि 1 होगा तो आर इक्वल क्या हो गया? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, और इसको आप क्या लिखोगे? R1 अपॉन R2। R1 अपॉन इक्वल N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। R1 अपॉन R2 इक्वल N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। इससे काफी क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर एच एटम। पहली बात देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर एच एटम, कि हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट की रेडियस है उसकी आपको क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की आपको कैलकुलेशन करनी। ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है हाइड्रोजन एटम की? फर्स्ट। कौन सी होती है? फर्स्ट। मतलब आपको यहाँ पे रेडियस कैलकुलेशन, रेडियस की कैलकुलेशन करनी है किसकी? R1 की, मतलब फर्स्ट सेल की। यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसकी नॉर्मल एनर्जी स्टेट में हो, और हाइड्रोजन के लिए नॉर्मल एनर्जी स्टेट क्या होती है? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 में जाएगा, फर्स्ट सेल में जाएगा। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब फॉर्मूला लगाइए, R इक्वल क्या होता है? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पे 4H एटम, जेड इक्वल कितना होगा? 1, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। तो बताइए आर इक्वल 0.529 इंटू 1 अपॉन 1। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 529 एंगस्ट्रम, 0.529 एंगस्ट्रम। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है? भाई आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। अपन ने इतना बड़ा किया, देखे ये इतना बड़ा किया है ना, इसमें आपको बस इतना याद करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? हो जाता है कन्वर्ट, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, इतना आपको लर्न करना है और फिर आपको लर्न करना है ये फॉर्मूला R इक्वल 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, R इक्वल 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है। और अब हमने क्वेश्चन सोल्व किया, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन है अगला, इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ H एटम इज x। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, मैंने कोई डिजिट नहीं है। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ H एटम इज x, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ H एटम इज x, देन कैलकुलेट radius of third cell of H एटम। अभी हम केवल एक ही एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की। जैसे ही वेरिएशन होगा क्वेश्चनों में, हम H एटम से अदर एटम्स की कैलकुलेशन करेंगे। H से किसकी करेंगे, अदर्स एटम की करेंगे। तो बताइए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ H एटम, मतलब आपको क्या गिवन है, देखिए आपको क्या गिवन है। मतलब मैं कहूं आपको R1 गिवन है कितना, x। R1 है ना भाई, R1 कितना गिवन है आपको, x। क्लियर है। अब एक बात बताइए, आपको कैलकुलेट क्या करना है, R3। यही करना है या नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए जब भी दो रेडियस की बात हो जाए तो आपका फॉर्मूला क्या है, R इक्वल 0.529 यही है। हाइड्रोजन की बात होगी तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, जेड की जगह 1 रखेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, R इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर, जेड इक्वल 1 फॉर H एटम। क्लियर है ये वाली बात। अब आप देखिए एन स्क्वायर में ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट को हटा रहा हूं मैं, तो कांस्टेंट को हटाऊंगा तो किस लगाऊंगा, प्रेपोर्शनल लगाऊंगा। R इज प्रेपोर्शनल क्या हो गया, एन स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिखूंगा, R1 अपॉन R2 इक्वल N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। आपको कैलकुलेशन किसकी करनी है, किसकी करनी है बताओ, R1 की, R2 की, R2 की करनी है ना। देखी जाए तो भाई ये R3 का मतलब हो गया कि अब आपने यहाँ पे R2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, वही R3 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप प्रेपोर्शनल से लिख रहे हो। और ये N2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर बात वही है। तो कीजिए कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन R3 की करनी, R3 इक्वल क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, R1 इंटू N3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू गिवन है इसने x इंटू x इंटू N3 का मतलब कौन सी सेल, थर्ड सेल। थर्ड का क्या करना, स्क्वायर, थर्ड का क्या करना, N1, N1 का मतलब फर्स्ट 1। तो बताइए कितनी वैल्यू आई, 9x स्क्वायर। तो यहां से R3 की वैल्यू क्या आई, 9x स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई या नहीं है। भाई आपको बस क्वेश्चन को थोड़ा, क्वेश्चन आपको घुमाएगा, आप थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दीजिए। क्वेश्चन ने आपको घुमाया कैसे, x की दे दी, R1 की जगह x दे दी। अब एक तो इतना मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, इसको डिटेल में समझे। तो डिटेल में हमने कैसे किया मैं वो बताऊंगा आपको।
भाई उसने R1 की वैल्यू आपको क्या दी है, x दी है ना। तो एक बात बताइए, R1 इक्वल क्या होगा, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। एन की जगह भी 1 लिखूंगा, जेड की जगह भी क्या लिखूंगा, 1। तो यहां से R1 इक्वल 0.529 आया, क्या आया, 0.529। और इस 0.529 को उसने किसके इक्वल माना, x के इक्वल। आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है, 3 की, R3। R3 इक्वल क्या होगा, 0.529 n स्क्वायर बटे जेड। भाई जेड की वैल्यू तो एक ही रहने वाली है ना, अरे यस और नो। भाई जेड की वैल्यू एक ही रहने वाली है क्योंकि हाइड्रोजन की बात की जा रही है। तो यहां से R3 इक्वल 0.529 इंटू एन की जगह किसकी बात हो रही, थर्ड वाले की, तो 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये 0.529 इंटू 9। और बताइए इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, तो बताइए आंसर क्या आया, 9x। क्या आंसर आया, 9x। नहीं नहीं, 9x स्क्वायर कैसे आएगा, x, भाई हाँ स्क्वायर नहीं आएगा ना। अरे देखो ना भाई, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये x, तो 9x आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। इससे इजी मेथड आपको कोई नहीं बता सकता, कहीं नहीं मिलेगा आपको इससे इजी। तो बाकी बातें हम कल करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो बनी रहिए, समझ में आया होगा आपको। और आगे जो क्लास आने वाली है वो आने वाली है वेलोसिटी की आने वाली है, और इम्पोर्टेंट क्लास जो आने वाली है एनर्जी की। तो एनर्जी की क्लास मिस मत कीजिएगा, बने रहिएगा। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।